हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाला सेशन में हम लोग जो कवर किए थे भारतीय राज व्यवस्था को यानी पॉलिटी को हम लोग ख़त्म किए थे। अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट करने वाले हैं समान भूगोल। इसमें वो सारे भूगोल का क्वेश्चन है, वो सारी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो बीपीएससी में 38वां बीपीएससी से लेके और 68 बीपीएससी में जो पूछा गया वो सारे क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये समान भूगोल के तहत हम लोग सबसे पहले विश्व भूगोल को कवर करेंगे, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे, फिर उसके बाद भारत का ज्योग्राफी हम लोग प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो देखिए ये निहारिका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है, बाकी क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु जो है ये सब जो है सौर मंडल का भाग है। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, सौर मंडल का जो निर्माण है लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है या हुआ था। सौर मंडल में सूर्य जो है जो एक तारा है और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि सम्मिलित है, जबकि निहारिका जो है नॉट पार्ट ऑफ द सौर मंडल, ये सौर मंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये कौन किए थे? ये किए थे कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक था जिनका नाम है लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्या था? सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद जिनका नाम था बरहामीर, ठीक है। चलिए, बरहामीर किसके उसमें रहा करते थे, किस डायनेस्टी में रहा करते थे, ये हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो बरहामीर ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। ये बरहामीर के द्वारा कहा गया था, मतलब 1000 ईसा पूर्व कहा था, 1000 वर्ष पूर्व का बता दिया गया था बरहामीर के द्वारा। वही कॉपरनिकस बताए क्या, जो सूर्य जो है ब्रह्मांड के सौरमंडल के ब्रह्मांड के केंद्र में है और इसके चारों तरफ जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, कॉपरनिकस और ये जो बरहामीर है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है? मतलब सूर्य भी किसी का जब परिक्रमा करता है, जैसे आकाश गंगा है, तो उसको परिक्रमा करने में लगभग लग जाता है इसको 25 करोड़ वर्ष लग जाता है, ठीक है। ये 95 का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सूर्य हमारी आकाश गंगा के अनेक तारों में से एक है। मतलब हमारा जो आकाश गंगा है उसमें बहुत सारे तारे हैं, उसमें से एक तारा है, कौन सा है? सूर्य है, मतलब कि सन है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारे को केंद्र से दूर की तारों की अपेक्षा परिक्रमा करने में कम समय लगता है। देखिए, अगर बात कर ले, यहाँ पे केंद्र है तो यहाँ पे जो होगा कोई भी तारा और यहाँ पे होगा तो स्वाभाविक सी बात है इसको कम टाइम लगेगा परिक्रमा करने में, और ये जो दूर है मतलब सेंटर से जो दूर है इसको ज़्यादा टाइम लगेगा परिक्रमा करने में, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। रहेगा नहीं तो यही समझ लीजिए कि सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग जो लग जाता है 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लग जाता है, ठीक है, लगभग। तो परिक्रमा की यह अवधि जो है ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है, जिसको कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं हम लोग। अतः निकटतम विकल्प जो है डी है, इसीलिए डी हम लोग आंसर मारे, क्योंकि 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। 4 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। तो हमारे अंतरिक्ष में जो है 88 तारामंडल है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 मतलब 88 तारा है, जिसमें से अधिकांश दक्षिण गोलार्ध से देखा जा सकता है। दक्षिण गोलार्ध का यह मतलब क्या है, जैसे ये अर्थ है, अगर हम लोग यहाँ से इक्वेटर से, ऐसे ये इक्वेटर वाला लाइन है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और ये क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जितने भी तारामंडल है, अधिकांश तारामंडल को हम लोग ये साउदर्न हेमिस्फीयर से देख सकते हैं। क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें कहा जा रहा है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता वह है, तो वह कौन सा? सप्तऋषि कहते हैं उसको, ठीक है। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। ये 96 में पूछा गया था बीपीएससी में।
कह रहा है जो हमारा सौर मंडल है, जो ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है वो कौन सा है, तो बुध जो है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध को कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है शुक्र। ठीक है, बुध का मतलब मरकरी होता है और शुक्र का मतलब वेनस होता है। तो मरकरी और शुक्र को, मतलब कि बुध और शुक्र को, या फिर कह सकते हैं मरकरी और वेनस का कोई भी उपग्रह नहीं है हमारे सौरमंडल में। आप लोग कमेंट करके बस बताइए कि कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका सबसे ज़्यादा उपग्रह है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको बताइए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि सौरमंडल में केवल 2 ग्रह है जिसका नाम है बुध, मरकरी और शुक्र। वेनस का कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 तथा नेपच्यून को 14 उपग्रह ज्ञात है। ये 97-98 में पूछा गया है, उसके बाद 2000 में भी पूछा गया है ये। उसके बाद है जिसमें क्या है, ट्रिटोन जो है, ट्रिटोन जो है एवं मैरिड, ये प्रमुख उपग्रह है। किसका? यह है दोनों मंगल का। इसमें आगे बताया जा रहा है कि वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया है? क्योंकि जो क्राइटेरिया होना चाहिए ग्रह में वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा था प्लूटो, इसलिए उनको ग्रह के कैटेगरी से हटा दिया। ये पूछा जाता है कि किस वर्ष प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, तो ये याद रखिएगा 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे हॉटेस्ट ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, तो ये है शुक्र। ठीक है, सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह शुक्र है जिसका तापमान जो है लगभग कितना 464 डिग्री सेल्सियस है। 8 नंबर इसमें कहा जा रहा है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये है शुक्र ग्रह को कहा जाता है जिसका नाम है वेनस। इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के भी नाम से हम लोग जानते हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, मंगल मतलब मार्स ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि वलयों से युक्त है, मतलब शनि का है चारों तरफ क्या है, एक रिंग टाइप से बना हुआ है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, मतलब कितना समय में सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंच जाता है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो उस हिसाब से ये तो आंसर ठीक है 8 मिनट। लेकिन अगर 5 होता इनमें से कोई नहीं, और या मोर देन 1, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। लेकिन यही बात NCERT में कितना मेंशन है, 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंग का वेग जो है 1,46,000 मील प्रति सेकंड होता है। अतः निकटतम जो उत्तर है वो सी है, इसलिए हम लोग सी चूज किए हैं। तो 9 नंबर का सही आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें कहा जा रहा है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है, तो देखिए पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में लगता है 365.25 दिन लगता है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगता है। 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, चलिए एक बात हम लोग को बताइए इसमें कि जो यहाँ पे मान लीजिए सन है और यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ का जो रोटेशन होता है, जो ये परिक्रमा करता है सूर्य का, किधर से डायरेक्शन क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए। इसे सौर दिवस कहा जाता है, जो इतना समय लेता है, जो 365.25 दिन, इसको क्या कहा जाता है, सौर दिवस कहा जाता है, या सौर वर्ष, या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहा गया। आगे कह रहा है ट्रॉपिकल वर्ष एक बसंत विषुव या जिसको कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स से दूसरे वसंत इक्विनॉक्स के बीच का समय क्या होता है, बराबर होता है। ये इस तरह से कुछ इसका फिगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जैसे सन है तो ये हो गया और यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद है ट्रॉपिकल वर्ष जो होता है समांतर 365.24 दिनों का होता है। समांतर कैलेंडर में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.2 सेकेंड का होता है, या तो 365.242 दिन होता है। वर्ष 2000 में अन्य समान वर्षों की तुलना में देखा गया कि लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो इसमें 365 दिन 6 घंटा 13 मिनट और 13 मिनट लगा 9 मिनट के स्थान पर, और 53.26 सेकेंड लगा, जो कि 9.51 सेकेंड का स्थान पर। ठीक है, ये दर्ज किया गया है। तो जो है यहाँ पे जो देखा गया कि 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज किया गया है, तो ऐसे वर्ष को परिवर्ष के रूप में जानते हैं हम लोग, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एनोमेलास्टिक ईयर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है।
ठीक है। प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेती है। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे सन है और ये पृथ्वी इस जो इसमें चक्कर लगाती है, तो ये जो है ऐसे 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 चक्कर लगाती है, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय कर लेती है करीब करीब, ये बताना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सॉरी, इसका आंसर तो दिया नहीं है, इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन तो पता चल जाएगा। ये प्री में पूछा गया है 2001-2002 में। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि जो है वो कितना है, 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है 23 घंटे 65 मिनट में तय करती है। परिधि मतलब 2πr, आप लोगों को पता ही होगा, सर्किल का परिधि। तो इतना 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी परिक्रमा की गति लगभग जो है वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, मतलब 1 घंटे में पृथ्वी कितना दूर तय करती है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब यहाँ पे आप लोग इमेजिन कर सकते हैं 1 घंटा में 1600 किलोमीटर या 1670 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की जो गति हो गई, कितना हो गया, 1670 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60, तो प्रति मिनट हो गया लगभग 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगा। किसी भी विकल्प में आंसर नहीं है ये दिया हुआ, तो इसीलिए यहाँ इसका आंसर नहीं है। तो याद रखिएगा प्रति मिनट पृथ्वी कितनी दूरी तय करती है, 27.8 किलोमीटर, और घंटा में बात करें तो 1670 घंटा प्रति घंटा तय करती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो ये रहती है क्या, देखिए जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ से इक्वेटर जा रही है, ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस वाले भाग में जो है ज़्यादा मरुस्थल होने की मतलब चांस रहता है। तो ये दिया क्या, 13 डिग्री अक्षांश के पास, ठीक है, सॉरी 13 नहीं 23 डिग्री अक्षांश के पास। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे सही से समझ में आएगा हम लोग को। तो देखिए पृथ्वी पर उष्ण सूक्ष्म मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार जो है 15 डिग्री से लेकर 23 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलती है, ठीक है, 15 से 30 डिग्री। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थिति है। पहला क्या है, 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब होने के कारण, ठीक है, यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती है, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम क्या रहता है, साफ बना रहता है। जैसे सहारा डिजर्ट, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आता है, 30 डिग्री के अक्षांश के आसपास। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, महाद्वीप के पश्चिम तट में मरुस्थल जो होता है वो 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवा का पूर्वी मुखी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवा पश्चिम भाग तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है, और वो जो है बाजा जो कैलिफोर्निया में है उत्तर अमेरिका में, सहारा पश्चिम सहारा डिजर्ट जो उत्तरी अमेरिका में है, अफ्रीका में है, सॉरी, अटाकामा डिजर्ट जो दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण अमेरिका में चाइल के पास है, और नामिबिया डिजर्ट जो है ये पश्चिम अफ्रीका में है। इसी प्रकार का मरुस्थल है। तीसरा आप देखते हैं हम लोग, तीसरा कारण क्या है मरुस्थल होने का, तो ये है, तीसरा कारण दिख रहा है पर्वत का वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थल में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल, जिसको डेथ वैली के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पूछा जाता क्वेश्चन, डेथ वैली कहाँ पे, तो ये है कैलिफोर्निया यूएसए में। उसके बाद पेटागोनिया मरुस्थल जो कि अर्जेंटीना में है, पेरुवियन मरुस्थल, ये सब है प्रमुख है। चौथा कारण महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ है। इसमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल है यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल, गोबी डिजर्ट जिसको बोलते हैं, चीन मंगोलिया के क्षेत्र में है। तो ये अब एक बार देख लीजिएगा कौन सा जो है ओल्ड मरुस्थल है, कौन सा हॉट मरुस्थल है। जैसे गोबी डिजर्ट कैसा है, ठीक है, इंडिया में कौन सा है, थार डिजर्ट है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा नाम है, आप लोग थोड़ा गूगल करके याद कर लीजिएगा कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है। तो अटाकामा डिजर्ट जो है चाइल में है दक्षिणी अमेरिका में, वो सबसे क्या है, ड्राइएस्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, तो 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक प्रभावी कोरियोलियस बल जो है किस कारण होता है। इसका सही आंसर हो गया अर्थ के घूर्णन से, ठीक है, अर्थ के घूर्णन से। क्वेश्चन दिया हुआ, धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपण बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जो किया गया था जीजी कोरियोलियस के द्वारा किया जाने से इसका नाम जो रखा गया है इसी के नाम पे रखा गया है। इस प्रकार दिए गए विकल्प में एक प्रभावी जो है कोरियोलियस बल का कारण पृथ्वी का घूर्णन है।
ठीक है। ये क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग पहले भी किए थे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है, जुपिटर जिसको बोलते हैं। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? आप लोग का गूगल करिए और कमेंट बॉक्स में हमको बताइए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। डिटेल दिया हुआ है। सौर मंडल के आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है? जुपिटर, जिसका व्यास देख रहे हैं कितना है? 1,42,984 किलोमीटर है, ठीक है। व्यास मतलब डायमीटर की बात हो रही है, डायमीटर की इसकी, ठीक है। उसके बाद है शनि ग्रह, जिसको सैटर्न कहा जाता है, 2 नंबर पे आता है। उसका 3 नंबर पे है अरुण, यूरेनस बोला जाता है। 4 नंबर पे वरुण, नेपचर बोला जाता है। 5वें नंबर पे है पृथ्वी, अर्थ, ठीक है, जिसका ये पृथ्वी अर्थ है। अर्थ का एकदम क्रम याद रख लीजिएगा आप। पृथ्वी 5वें नंबर पे है, जिसका व्यास है कितना? 12,756 किलोमीटर है। फिर आता है शुक्र, वेनस का स्थान। फिर आता मंगल, मार्स का स्थान। फिर आता बुध, मरकरी का स्थान। तो क्या हो गया? मरकरी जो हो गया यानी बुध जो हो गया सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। जुपिटर जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी का जो स्थान है वो 5वें नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का जो है घनत्व सबसे कम है, ठीक है। ये बीपीएससी 2022 में पूछा गया है, याद रख लीजिएगा। सबसे कम घनत्व किसका है? शनि ग्रह का है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ग्रह है, यहाँ घनत्व है। तो पहले बात किया पृथ्वी का। पृथ्वी का घनत्व है 1514 kg/m³। उसके बाद मंगल ग्रह का स्थान आता है। उसके बाद शुक्र, और सबसे कम आता है शनि ग्रह का, जिसका कितना है? 687 kg/m³। क्वेश्चन है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है, मतलब कितना वर्ष लेता है? तो शनि एक चक्कर लगाने में लेता है 29.5 वर्ष का टाइम लेता है। शनि को सैटर्न के नाम से भी जानते हैं। ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्ष के बराबर समय लेता है। अर्थात निकटतम विकल्प जो है वो सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें कहा जा रहा है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। तो यूरेनस जिसको अरुण कहा जाता है, तो ये 84 वर्ष लेता है, ठीक है, एक चक्कर लगाने। मान लीजिए यहाँ सन है, इसके चारों ओर अगर चक्कर लगा रहा है यूरेनस, अरुण जिसको बोला जाता है, ये 84 वर्ष का समय लेता है। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटे में ही एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। और इसके उपग्रह को जो संख्या है यूरेनस का 27 उपग्रह है इसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। इसमें कह रहा है जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी से क्या करते हैं हम लोग? ये पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। तो सही आंसर हो गया इसका 18 का बी। दिया हुआ है जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण है पृथ्वी का ज्यामिति, आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही यह समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें कहा जा रहा है किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। तो क्या होता है? ये प्रधान मध्य रेखा, ठीक है। प्रधान मध्य रेखा किसको बोलते हैं? ग्रीनविच देशांतर भी कहा जाता है। तो ये जो है लंदन से होके गुजरता है, ठीक है, यहाँ से। तो ये प्रधान मध्य रेखा जो है ये डिसाइड करता है किसी भी टाइम का। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए अपने यहाँ का टाइम कितना है, 5-5.5 घंटा आगे है। यहाँ पे अगर 1 बज रहा होगा तो यहाँ पे 5.5 घंटा बज रहा होगा, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा, ये नाम याद रखिएगा, प्रधान देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जानते हैं। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित है रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। इसीलिए इसका नाम जो है ग्रीनविच देशांतर के भी नाम से जाना जाता है। अब इसका आगे है 0 अंश देशांतर पर स्थित इस रेखा का अंतर्राष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्य रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। तो देखिए प्रधान मध्य रेखा किस किस से होकर गुजरती है, एक बार याद रख लीजिएगा आप लोग। यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरता है, फ्रांस से होकर गुजरता है, स्पेन से होकर गुजरता है, अल्जीरिया से होकर गुजरता है, माली से होकर गुजरता है, उसके बाद बुर्किना फासो से गुजरता है, टोगो से गुजरता है, घना से गुजरता है, और नमा है अंटार्कटिक दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरता है। तो कंट्री कितने हैं? 8, और एक अंटार्कटिक से होकर गुजरता है, ठीक है। अगर हम लोग
महादेश की बात करें तो ये 3 महादेश से होकर गुजरेगा। एक कौन सा महादेश है? यूरोप से गुजरेगा, फिर अफ्रीका महादेश से गुजरेगा, अंटार्कटिक महादेश से गुजरेगा। है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है प्रशांत महासागर से होके, ठीक है, प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। ये बीपीएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और यहाँ पे क्या है, जहाँ पे कोई स्थल भाग पड़ता है, ये समुद्र से होकर गुजारा गया है, जहाँ पे कोई स्थल भाग पड़ रहा है तो उसको क्या कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन को मोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? इसमें जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। यहाँ यूरोप है, अफ्रीका है, फिर इस साइड अगर एशिया है तो एशिया होगा, अगर एशिया नहीं तो कौन सा होगा, अफ्रीका होगा। देख लेते हैं। तो यहाँ पे एशिया महादेश ने दिया हुआ है, इसलिए आंसर कौन सा हो गया, अफ्रीका हो गया। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिसमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। और अन्य महाद्वीप की बात करें तो उसके बाद 1 नंबर पे आ गया एशिया, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका और 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर पे अंटार्कटिक और 6 नंबर पे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए एशिया नहीं होने के कारण इसका जो आंसर हो गया, क्या हो गया था, अफ्रीका हो गया था। अगर एशिया होता तो एशिया आंसर होता। क्वेश्चन दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो किस में है, अफ्रीका में है, ठीक है। जिसमें जितना में दिया है उतने ही में हम लोग बात करते हैं। अगर एशिया में होता तो एशिया में शायद ज़्यादा देश होता, नहीं एशिया में भी शायद ज़्यादा नहीं, 50 के आसपास है। एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे। लेकिन अफ्रीका महादेश में 54 देश है, तो सही आंसर हो गया इसका सी। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक महाद्वीप के देशों की संख्या। अफ्रीका महादेश की अगर बात करें तो यहाँ पे 54 देश है। फिर यूरोप की बात करें तो 51, फिर एशिया की बात करें तो 50 देश है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो 23 और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो 12 है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो देश है, सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, ठीक है। और ये उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाली देश कौन सा है? तो ये कौन सा है, चिली, ठीक है। क्योंकि ये जो है ऐसे बसा हुआ है तो इसीलिए इसका जो है, अगर हम लोग बात करें उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय की बात, तो ये कौन सा है देश, चिली। दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश कौन सा है, चिली है। अगर हम लोग पश्चिमी पूर्वी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हो गया रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो ये देश है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में लगभग 17,508 द्वीप की संख्या है। फिलीपीन में है 7,641, मालदीव में है 1192 और क्यूबा में है 4195। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे द्वीप है? तो यह है इंडोनेशिया। द्वीपों का देश कहा जाता है इंडोनेशिया को। है 25 नंबर। इसमें कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ये है बोर्निया। बोर्निया द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। दिए गए विकल्प में बोर्निया का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, जबकि मेडागास्कर का उससे थोड़ा कम है, सुमात्रा का उससे कम है, ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल उससे भी कम है, ठीक है। तो ये डेटा लिखा हुआ तो ये तो याद रहेगा नहीं, बस इतना याद रखिएगा जितना विकल्प दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा है बोर्निया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये देश है कौन सा, जापान, ठीक है। सीमा रहित मतलब अगल बगल किसी देश से सीमा नहीं बनाती है, कहने का ये मतलब है। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ नहीं लगती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। उस बार हम लोग बात करें तो सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जो है वो जापान है, जिसका क्षेत्रफल इतना है सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिलीपीन है, उसके बाद न्यूजीलैंड है तथा उसके बाद है क्यूबा। तो सही आंसर हो गया इसका कौन सा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो होंशु द्वीप है, ठीक है। ये जापान में अगर मान लीजिए ऐसे जापान बसा हुआ है तो यहाँ पे ये मध्य वाला बीच जो है इसका नाम है होंशु, ठीक है, जो बीपीएससी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। जापान तो मुख्यतः 4 द्वीपों से बना हुआ है, होक्काइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशु। तो जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है, होंशु द्वीप है। उपयुक्त चारों द्वीपों में होंशु सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर बसा है। होंशु द्वीप पे टोक्यो बसा हुआ है जो कि जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। इसमें कहा जा रहा है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है, ठीक है।
न्यू ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नुक की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 1.1 से 3 मीटर तक है। पे दिया हुआ 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था ए वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत मतलब कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब जो है कंटिनेंट जो है थोड़ा सा खिसक रहा है, ऐसा कह सकते हैं। यह एल्फ्रेड वेगनार के द्वारा विकसित किया गया था। वेगनार के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंगिया का विभाजन आरंभ हुआ था। पेंगिया का विभाजन आरंभ हुआ था। पेजिया जो है पेजिया पहले 2 महाद्वीपों पिंड में टूटा, जिसको बोलते हैं लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। मतलब ऐसे जब था, अगर हम लोग करें तो ये 2 पार्ट में पहले टूटा, एक टूटा लॉरेशिया, एक टूटा गोंडवाना। उत्तरी व दक्षिण भूखंड के रूप में विभक्त हो गया। इसके बाद है लॉरेशिया व गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में हम लोग जानते हैं उसको। एक बार आपको ये पेजिया को एक बार आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, सही से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। इसमें कहा जा रहा है अग्नि चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो जो है क्या है, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। तो सही आंसर इसका सी हो गया। अग्नि चट्टान जिसको इग्नियस रॉक बोला जाता है, पिघले मैग्मा से ठंडा एवं ठोस होने से ये बनती है। ये रवेदार होती है, परतें नहीं पाई जाती है, ठीक है, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। और इसका संबंध जो है अग्नि चट्टान का जो पराय संबंध है, ये ज्वालामुखी की क्रिया से संबंधित है। पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। इसमें कहा जा रहा है अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है ये सेल स्तर का निक्षेपित है, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अवसादी सेल जिसको सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है, इसका निर्माण अवसादों को एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म जिसको फॉसिल पाए जाते हैं, परतें पाई जाती है, किंतु ये सेल रवेदार क्रिस्टल नहीं होते हैं। तो ठीक है माउंट एटना है। तो ये माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली के सिसिली द्वीप में के पूर्व तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई जो है ये 3350 मीटर की हाइट पर है। तो याद रखिएगा माउंट एटना कहाँ पे है? इटली में। इटली के किस द्वीप पे? सिसिली द्वीप पर। और ये क्या है? एक ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। मोना लोआ उदाहरण है। तो ये मोना लोआ किसका उदाहरण है? ये है सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। मोना लोआ हवाई द्वीप में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब एक्टिव वाल्कोना है ये। देखिए ये 2004 के बारे में पूछ रहा है। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है, ये ढूंढना है हम लोग को। तो देखिए सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्फी प्लेट के, देखिए वैसे तो ये उस टाइम में हुआ होगा, उसी टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो अभी बनाने का कोई वो मतलब नहीं बनता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग स्किप करते हैं। 35 नंबर है। 36 नंबर इसमें कहा जा रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो नवीन मोरदार पर्वत कहलाता है, ठीक है। विश्व की ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा कहा जाता है, चोमोल लुगमा भी कहा जाता है, जिसका हाइट है 8848.86 मीटर के हाइट पर बसा हुआ है, ठीक है। सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटी जो है ये हिमालय पर्वत की ही है, जो कि विश्व में सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत का एक जो है एक नवीन मोरदार या बलित पर्वत है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की चोटी जो है इन्हीं पर्वत जो वलित पर्वत पर ही स्थित है, जो कि अगर विश्व की 10 पर्वत की बात करें जो सबसे ऊंची है तो वो माउंट एवरेस्ट का ही चोटी है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 37 नंबर। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो ये कौन सी है? एंडीज पर्वत है, ठीक है। अब ये एंडीज पर्वत है कहाँ पे? ये चिली देश में है, ठीक है। और किस कंटिनेंट में है? तो कह सकते हैं आप साउथ अमेरिका, मतलब दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। जो अगर बात करें लंबाई की, तो लंबाई में सबसे ज़्यादा जो है यही लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर ऊंचाई में बात करें तो ये हो जाता है हिमालय पर्वत। एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। कह रहा एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत माउंटेन उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी में आता है। इसकी लंबाई कितना है? 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत माउंटेन हिमालय माउंटेन की बात हो रही है, दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी कौन हो गया? 7200 किलोमीटर एंडीज पर्वत।
है 38 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है। तो ये है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य में जो बसा हुआ है उसको बोला जाता है कोकस प्लेट। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कोकस प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिम तट तथा प्रशांत प्लेट के मध्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बॉल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्योंकि इसका जो आंसर दिया हुआ है ये दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका ग्रेट लेक्स प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश और पीटरबर्ग प्रदेश। तो इसमें जो दिया हुआ है रस्ट बॉल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉइस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो का क्षेत्र शामिल है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटरबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें कहा जा रहा है माउंट किलिमंजारो है एक। तो माउंट किलिमंजारो एक है वॉल्केनो। ठीक है, तो सही आंसर 40 का हो गया एक। और ये कहाँ पे है? तंजानिया में है, याद रखिएगा, तंजानिया में, अफ्रीका कंटिनेंट के तंजानिया देश में है। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है किलिमंजारो पर्वत, माउंट किलिमंजारो तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका पूर्व नाम है कि केसर विलियम एस्पिड्स करके नाम है। जो अब ये नहीं पूछा जाता, वही पूछा जाता कि माउंट किलिमंजारो है कहाँ। यह जो है एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें कहा जा रहा है गोबी का मरुस्थल है। तो ये कहाँ पे है? ये चीन में है गोबी मरुस्थल। तो यहाँ पे गोबी मरुस्थल, गोबी डिजर्ट कहा जाता है, ये उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है। विशाल मरुस्थल है ये। उसका जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? स्वर्ण खनन के लिए, मतलब यहाँ सोना का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए ये फेमस है जोहान्सबर्ग। और ये कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के जो राजधानी है साउथ अफ्रीका के, वहाँ पे अवस्थित है। और ये सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए वैसे तो अगर हीरा की बात कर लें तो क्रैम्बली करके कोई जगह है, वहाँ पे हीरा का उत्खनन सबसे ज़्यादा होता है। जोहान्सबर्ग में होता है सोना का। 43 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक स्थल रूप देश है। तो ये है हंगरी। ठीक है, हंगरी स्थल रूप देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तरी सागर से, रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। तो याद रखिएगा कौन सा देश स्थल रूप देश है, तो ये है हंगरी। तो देखिए इसको एक बार आप मैप देख लीजिएगा एक क्वेश्चन के लिए। इजराइल की सीमाएं हैं, किस किस देश से लगती है इजराइल की सीमा? तो वो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ लगती है। ठीक है, इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिम सीमा भूमध्य सागर से लगता है। ठीक है, मेडिटेरियन सी से लगता है। उत्तरी सीमा लेबनान से और उत्तरी पूर्वी सीमा सीरिया से लगता है। पूर्वी सीमा की बात करें तो जॉर्डन से लगता है। दक्षिणी पश्चिमी सीमा की बात करें तो ये इजिप्ट से लगती हुई है। इसीलिए इसका विकल्प जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, इसमें कहा जा रहा है संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो ये पामीर प्लेटू को कहा जाता है। तो सही आंसर हो गया 45 का सी। अगला क्वेश्चन है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। तो ये नाम है श्रीलंका। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पूर्व समुद्र स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर भारत उपमहाद्वीप में दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, पर्ल्स ऑफ द इंडियन ओशियन के नाम से भी जानते हैं श्रीलंका को। एशिया का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ द एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, इसमें कहा जा रहा है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो वह है 2/3। ठीक है, 2/3 का मतलब कितना हो गया? ये जो है पृथ्वी की सतह से कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पर स्थल है, जो कि लैंड एरिया कहा जाता है। लगभग 71% भाग पर क्या है? वाटर है, जल है। ठीक है, तो जो निकटतम अगर हम लोग सही बात करें, सही विकल्प तो 1/3 होना चाहिए उसके, लेकिन 1/3 तो है नहीं। तो और वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव भी नहीं है। 96 का क्वेश्चन पूछा गया है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था पहले। तो सही आंसर सी दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 कहा जा रहा है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। तो ये स्थान है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव सबसे नज़दीक है।
पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास अंटार्कटिक महासागर की है, जो 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 65 से 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 49 लंबा सा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरा हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तक अंटार्कटिक के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो इसका आंसर दिया हुआ है मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, 2005 का क्वेश्चन है। चलिए, इसमें है उपयुक्त विशेषता मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक, जिसको मिड ओशियन रिड्ज भी कहा जाता है, ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील या 6400 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अंटार्कटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम क्या है, भूगर्भिक लक्षण है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गल्फ स्ट्रीम है। तो देखिए गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक महासागरीय धारा है। ठीक है, स्ट्रीम है। हम लोग देख लेते हैं, फ्लोरिडा की धारा जब एटलिस धारा का जब मतलब मिलता है दोनों, तब जाकर वो क्या बनता है, गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। यह गर्म जल धारा, याद रखिएगा, पूछता है गल्फ स्ट्रीम कैसा जल धारा है, तो ये गर्म जल धारा है, मतलब हॉट करेंट है। ठीक है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे वो क्या होती है, बहती है। सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। पेज नंबर 122 तक कवर किए हैं, क्वेश्चन 50 तक कवर किए हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।